हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी 15 मिनट रिवीजन सीरीज में। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, और इसको वैसे तो कंप्लीटली वर्क पावर एंड एनर्जी बोला जाता है, लेकिन आपकी बुक में इसका टाइटल वर्क एंड एनर्जी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहली टर्म आती है वर्क, कि वर्क क्या है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए तो ये भी वर्क है, जैसे हम कुछ सोचते हैं हम यो भी वर्क में इंक्लूड करते हैं। लेकिन हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क क्या है? तो उसके अकॉर्डिंग वर्क है कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स लगाता हूं, जैसे मान लो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, यानी इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे मैंने फोर्स लगाया एफ फोर्स, और इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अब यहां आ चुका है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसकी पोजीशन में चेंज आएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया और उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ है? वर्क हुआ है। तो यहां पर क्या होगा वर्क की डेफिनेशन? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर लगाया गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोज कर देता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर वर्क डन हुआ है। अब इस वर्क डन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? वर्क इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको डिफाइन करते हैं हम वर्क डन के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। अब प्रोडक्ट क्या होता है भाई? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी फोर्स को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। अब वर्क डन की भी कुछ कंडीशंस हैं कि वर्क डन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन देखूंगा जीरो वाली। जीरो कब होगा वर्क डन? यानी कि W इज इक्वल टू जीरो। W को मैं वर्क डन बोल रहा हूं यहां पर। तो इसकी पहली कंडीशन है या तो फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि फोर्स जीरो हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है। तो जब डिस्प्लेसमेंट को और फोर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा। या दूसरी कंडीशन है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, यानी फोर्स नॉन जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहां पर हम एस से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल जो कि वर्क डन के बराबर होता है वो जीरो आ जाएगा। या फिर दोनों ही जीरो हो, यानी ऑब्जेक्ट जहां का जहां रखा हुआ है, ना फोर्स लग रहा है ना डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, यानी कि फोर्स भी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो जीरो। तो थर्ड कंडीशन ये भी होती है कि वर्क डन क्या होगा? जीरो। लेकिन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है जीरो होने की, वो है कि फोर्स जो लग रहा है वो जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर है। यहां पर देखो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, दैट मींस वर्क डन यहां पर क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन यहां पर क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, तो हम देखो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों का मल्टीपल क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो कब आएगा? जब फोर्स भी पॉजिटिव हो और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लग रहा हो, यानी दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो? सेम डायरेक्शन में हो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, एक ये है। ठीक है, और ये तो हो गया पॉजिटिव। अब आता है नेगेटिव वर्क डन के बारे में क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क डन है कि फोर्स आप जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपका उस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीपल क्या आएगा आपका? नेगेटिव। यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा है तो फोर्स वर्क डन कैसा हो जाएगा? ऑपोजिट
डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन। अब हम आते हैं एनर्जी पर। तो भाई वर्क एंड एनर्जी हमारा चैप्टर की एनर्जी क्या है? एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी आप जो वर्क करते हैं ना, उस वर्क डन के अंदर आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी आप उतना ज्यादा वर्क कर पाएंगे, यानी जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतनी ही आपकी वर्क करने की कैपेसिटी होगी। यानी कि जो एनर्जी आपके अंदर है दैट इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क। यानी आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है, यानी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां से एक और चीज आ रही है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। और यहां पर आप देखेंगे कि वर्क एंड एनर्जी दोनों कन्वर्टिबल है एक दूसरे में, तो इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? सेम। तो सेम यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। कैपिटल जे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल, और किसकी? एनर्जी की वैसा यूनिट जूल। अब देखो इसके अंदर कुछ एनर्जी है, ये इस गाड़ी को धक्का लगाएगा तो क्या होगा? ये गाड़ी को धक्का लगा रहा है, गाड़ी को इसने धक्का लगाया तो क्या हुआ? इसकी अंदर की एनर्जी कम हो रही है, और वो एनर्जी कहां जा रही है? वर्क डन में। और वर्क डन ने क्या करा? उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? उस कार के अंदर। यानी कि जो कार की एनर्जी में इंक्रीज होगा, और जो उस आदमी जो धक्का लगा रहा है उसकी एनर्जी में जो डिक्रीज होगा, वो दोनों ही वर्क डन के बराबर होंगे। ठीक है ना? तो इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू वर्क डन, एंड डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द ह्यूमन व्हिच इज पुशिंग द कार इज इक्वल टू वर्क डन। यानी दोनों ही, तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम बात करते हैं। एनर्जी वैसे तो कई टाइप्स की होती है, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और फलाना डिकाना टाइप की एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। लेकिन हम यहां पर सिर्फ मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। उसमें भी हम दो टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे, वन इज काइनेटिक एनर्जी, वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो एसोसिएटेड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वन टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड अलोंग विद दैट, तो वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकली आई डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है यहां पर? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v, और v का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। m क्या है यहां पर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं m बरोबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v बरोबर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमारी जो सिलेबस में दे रखी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन। पोटेंशियल पोजीशन, यानी कि पोजीशन के अलोंग जो एनर्जी होगी, यानी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका मैथमेटिकल निरूपण अगर हम करें तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। एच क्या है? रेफरेंस पॉइंट से आपकी हाइट या ग्राउंड से आपकी हाइट। यानी कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट h हाइट पर रखा हुआ है तो उसके पास एक एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और वो होगी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू दी हाइट। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो g को आप जानते हो, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये समटाइम्स जो है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाती है। कभी कभार कैलकुलेशन पर्पज से हम क्या ले लेते हैं? 10 भी ले लेते हैं। तो इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, और अगर नहीं है तो आप मेंशन करके लिख सकते हैं कि आई एम टेकिंग 10 और आई एम टेकिंग 9.8। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं पावर पर। पावर क्या होती है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दी वर्क। तो वर्क अपॉन टाइम या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यहां पर पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क एनर्जी के बराबर ही होता है। तो यानी वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो जूल पर सेकंड यहां पर पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी, और जूल पर सेकंड जो पावर की एसआई यूनिट होती है इसको ही किसने? वॉट ने अपने नाम पर रजिस्टर करवा दिया, वॉट, और इसका सिंबल बना दिया कैपिटल W। ठीक है, क्या बना दिया सिंबल? कैपिटल W। तो W इज द सिंबल ऑफ वॉट, तो ये यूनिट है W, और उस यूनिट का सिंबल है
W मतलब वॉट यूनिट है और उस यूनिट का सिंबल है W। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा एनर्जी के उसमें टर्म्स में आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम जानते हैं कमर्शियल एनर्जी जो है, जो हम इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो बिल आते हैं वो यूनिट्स में आता है, ठीक है ना। तो उसमें ये लिखा होता है कि आपने इतने यूनिट एनर्जी का कंजम्पशन किया, तो उसका एक यूनिट का मैं हिसाब आप लोगों को बता देता हूं। तो एक यूनिट जो होती है वो बराबर होती है कि अगर 1 किलोवाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे तक चले तो वो कितना खर्च देगा एनर्जी, 1 यूनिट। यानी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यूअस चलाओगे तो उसमें 1 यूनिट बिजली का खर्चा आएगा। तो ये है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब ये तो हो गई एनर्जी की यूनिट। अच्छा, ये भी एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर भी, लेकिन हम जूल में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा भाई, हम किलोवाट को पहले वाट में कन्वर्ट करें तो किलोवाट बराबर 1000 वाट इंटू हावर। अब हमें क्या करना है, इस हावर को कन्वर्ट कर दे हम, तो ये 1000 वाट इंटू सेकंड में कन्वर्ट कर दो हावर को 3600 सेकंड। ठीक है, अब वाट को आप कन्वर्ट कर दो जूल पर सेकंड में, वाट बराबर क्या होता है जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा क्या, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 3600 और 3 जीरो ये, तो 5 जीरो हो गई टोटल। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। यानी कि अगर मैं एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये है आपकी तीनों एनर्जी की यूनिट्स इंटरकन्वर्टिबल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये है आपका एनर्जी और ये हो गया आपका वर्क एंड एनर्जी वाला पूरा चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वर्क एंड एनर्जी। आप इसको रिवाइज कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और मचा दीजिए एग्जाम में। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।